हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये 9th एमसीक्यू है स्टेट 2023 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टफ देखने को मिलेगा। इसके बाद वाला जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा एकदम इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देने का, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आसान क्वेश्चन ही आने का। तो मैं अब आसान क्वेश्चन पे कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट जो भी एमसीक्यू, जो भी मॉक टेस्ट आएगा उसमें इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसर। तो इसमें से कौन सेंसर नहीं है? तो एलईडी ये सेंसर नहीं है। बाकी जो आपको दिख रहा है वो सब सेंसर का नाम है। तो उतना सारा सेंसर भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है डिट्टो अगर क्वेश्चन उठाएगा तो ठीक इसी तरह उठा के यही क्वेश्चन उठा के डालेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी हो चाहे वो बीएससी भी हो, ये कॉपी पेस्ट ही करता है क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर। आईओटी डिवाइस में एक्चुएटर लगा होता है, तो इसमें से कौन एक्चुएटर नहीं है? तो आर्डिनो एक्चुएटर नहीं है। आर्डिनो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो जो भी एक्चुएटर जब भी होगा तो वो हार्डवेयर होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? हार्डवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ PWM सिग्नल इन आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड्स। आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड में PWM सिग्नल की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी। दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव एनालॉग इनपुट, टू हैव एनालॉग इनपुट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन का लेवल ये सब आईओटी से इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, वो लगेगा कि थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन आईओटी से भी क्वेश्चन आएगा तो इजी ही क्वेश्चन आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीप्रोग्राम ए बूट लोडर इन आईओटी डिवाइसेस। रीप्रोग्राम करने के लिए एक खास तरह का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं ICSP। इसका फुल फॉर्म होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है। तो जब भी पहले से जैसे आपको पता है कि रोम रोम में तो मैन्युफैक्चरर ही प्रोग्रामिंग करके डाल देता है, तो अधिकतर आईओटी डिवाइसेस में रोम लगा होता है। ठीक है, जिसको फॉर्मवेयर बोलते हैं, और उस फॉर्मवेयर में पहले से प्रोग्रामिंग करके डाला हुआ रहता है। अगर आप उसको रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसी तकनीक से आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। Which of the following is true about Arduino IoT devices? देखिए, आर्डिनो इसके पहले भी मिला था। तो आर्डिनो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है फ्री, लगभग फ्री ही होता है वो। उसका कोड वगैरह सब आपको मिल जाता है, सोर्स कोड वगैरह सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आप बदलाव करके कुछ नया नया चीज़ बना सकते हैं। 6 नंबर पे आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, तो उसमें सारे 7 एलिमेंट का नाम आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन के लिए समझ लीजिए 7 एलिमेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, IOTA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो IOTA, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। IP, TCP IP इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कितने लेयर हैं? तो देखिए, बहुत सारे बुक में देखिए तो 4 लेयर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 नहीं है, तो 5 लेयर होगा, क्योंकि अभी जो मॉडर्न वाला है वो 5 लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, और IOC में पूछे कितने लेयर है iOS में, तो iOS में 7 लेयर है। iOS में 7,
और TCP/IP में 5। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर विथ TCP/IP। देखिए TCP/IP और OSI में कंपेयर कीजिएगा तो दो यही लेयर है जो कि आपको TCP/IP में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये सारा लेयर का काम होता है, लेकिन किसके अंतर्गत होता है? एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत होता है। तो ये अलग से लेयर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही समाहित होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम। देखिए कुछ एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब एंड सिस्टम पे ही इम्प्लीमेंटेड होता है। एंड सिस्टम का मतलब है कि जो आप यूजर हैं, तो आप जो यूज कर रहे हैं लैपटॉप, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। करें द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शनलिटी सारा हो जाएगा डी, मतलब डाटा कंपेरिजन, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये सब काम करता है। चौदह नंबर, डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए सिंक्रोनाइजेशन, ये सेशन लेयर का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है सेशन क्रिएट करना, सेशन एंड करना, सेशन मतलब मेंटेन करना। तो सेशन मेंटेन मतलब उसको सिंक्रोनाइज वगैरह करना, यही सब आता है इसमें। देखिए डीलिमिटिंग हम आपको समझाते हैं, जैसे कि कभी कभी आप नेट चलाते होंगे तो देखते होंगे कि 2 मिनट का सेशन देता है। 2 मिनट में अगर पासवर्ड आपने डाला तो ठीक, और नहीं तो बोलेगा सेशन फेल्ड। तो वहीं उसका लिमिट तय करना या लिमिट नहीं तय करना, ये सब सेशन लेयर का काम है। कह रहा है कि इन द OSI मॉडल एज ए डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम लोअर टू अपर। लोअर टू अपर जब डाटा पैकेट जाएगा ना, तो वहां पे हेडर को रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल दे, ये आपका TCP/IP स्टैक है या OSI लेयर का स्टैक है, तो बोले कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएगा पैकेट, तो वहां पे हेडर को ऐड किया जाता है। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। तो जो बीच वाला लेयर होता है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ऊपर का जो 3 होता है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहलाता है, नीचे का जो 3 होता है वो यूजर सपोर्ट लेयर कहलाता है, और बीच का जो लेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो 3 3 6 एक 7, ठीक है, 7 लेयर का होता है TCP/IP, नहीं सॉरी, OSI मॉडल। 17, what all has to be identified as per risk identification। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारा। थ्रेट, थ्रेट भी रिस्क है, वल्नरेबिलिटीज ये भी रिस्क है, कॉन्सिक्वेंसेस ये भी रिस्क के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब टर्म रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। 18, विच वन इज नॉट ए रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी में कौन सा नहीं आता है? तो रिस्क जनरेशन नहीं आता है, रिस्क असेसमेंट आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स फॉर ए, कुछ कट रहा है यहाँ से ना, अच्छा इसका सही आंसर यहाँ नीचे ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। रिस्क मैनेजमेंट का काम कौन संभालता है? तो ये
प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ का चीज होता है। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर derived from the software or hardware technology that are used to develop the system? कह रहे which of the following risks are derived from the hardware or from the software or hardware technologies? तो इसमें आ जाएगा टेक्नोलॉजी रिस्क। जब भी बोले सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी रिस्क के अंतर्गत आएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोसेस फॉर इवॉल्विंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिपेंड ऑन। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इवॉल्व करना मतलब बनाना। जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं तो उसमें सारे चीज़ की ज़रूरत होगी। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेन्ड, डेवलपमेंट प्रोसेस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। मतलब लोगों का स्किल भी चाहिए, लोगों के अंदर जो स्किल है, डेवलपमेंट प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस भी चाहिए। तो ये सारा चीज़ उसमें आ जाता है। अब यहाँ से एआई पे क्वेश्चन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो व्हाट इज एन एआई एजेंट? तो एआई एजेंट में सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। जो है ऑप्शन ए बी सी ये सारा आ जाएगा, ठीक है। टेक टेक्स इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड यूजेज इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म्स द डिजायर्ड ऑपरेशन। अपने सराउंडिंग से इनपुट लेना, ठीक है। उस वो जो भी इनपुट है उसका यूज करना, उस पर कुछ अपना इंटेलिजेंस बुद्धि विवेक अपना लगाना, फिर जो भी डिजायर ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देना। एन एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फॉलोइंग रोबोट। कुछ एम्बेडेड प्रोग्राम भी अंदर होना चाहिए ताकि उसके अनुसार से जो भी रोबोट वगैरह काम करे, ठीक है। और बाकी तीसरा ऑप्शन भी आप देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन यही कि सेंसर्स वगैरह जो लगा रहता है वो सेंसर्स वगैरह क्या करता है, इन्वायरमेंट से अपना कलेक्ट करता है और एक्चुएटर के सहारे कोई काम करेगा। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट? कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो एआई है उसका एजेंट का क्या काम है, ठीक है। मतलब क्या एग्जाम्पल है उसका। तो देखिए, ह्यूमन ये भी एजेंट के तौर पे आ जाएगा, रोबोट ये भी एजेंट के तौर पे आ जाएगा, ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट। ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट का मतलब कि जैसे कि कोई स्पेसशिप जा रहा है, जैसे कि अभी चंद्रयान वगैरह गया, तो ये अपने आप में ऑटोनोमस, उसमें कोई ड्राइवर तो रहता नहीं है, वो अपने आप से डिसीजन लेता है, सब कुछ अपने आप से ही करता है। तो वो ऑटोनोमस है, वो सारा डिसीजन खुद से लेता है, थोड़ा मोड़ा कंट्रोल उसको नीचे से भी किया जाता है। तो ये सब एजेंट कहलाते हैं, सब एग्जाम्पल है एजेंट का। देखो सिंपल भाषा में एजेंट को ऐसे समझ लीजिए, कोई भी काम हो उस काम को अंजाम देने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे एजेंट हो गए, ठीक है। सारे एजेंट हो गए। जैसे कि आप सुनते होंगे एलआईसी का एजेंट, एलआईसी का पॉलिसी कराना है, बिना एजेंट का नहीं हो रहा है, तो एजेंट ही कारक बन गया कि वो पॉलिसी हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी परफॉर्म हो पाएगा जब एजेंट बीच में शामिल होगा, ठीक है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज है, तो तीनों जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। गेम में आजकल खूब यूज हो रहा है, किसी तरह का प्लानिंग बनाने में, किसी तरह का शेड्यूल बनाने में, डायग्नोसिस मतलब मेडिकल सेक्टर में इलाज उलाज करने में, तो इन सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत गर्मी है आज। करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द आउटपुट सेगमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको अगर आउटपुट दे रहा है तो आउटपुट सेगमेंट में क्या क्या चीज़ आएगा। तो आउटपुट सेगमेंट में प्रिंटेड लैंग्वेज भी आ जाएगा, ठीक है। सिंथेसाइज्ड स्पीच भी आ जाएगा, मतलब पेपर पे कुछ प्रिंट करके मिल गया
वो भी आउटपुट दे दिया। बोल के कोई मशीन है जो कुछ आवाज़ निकाल रही है, तो वैसे भी आउटपुट मिल गया। मैनिपुलेशन बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अपना रूप बदल लिया, या थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा पीछे आया, थोड़ा दाएं बाएं मूव कर लिया, तो भी वो आउटपुट दे दिया। उस तरह से वो अपना आउटपुट शो कर दिया। हालांकि लोकोमोटिव में मोशन, जो अभी हम बोले कि दाएं बाएं थोड़ा सा घूम गया, तो वो लोकोमोटिव में आएगा, लोकोमोशन में आएगा। तो लोकोमोशन भी क्या हो गया, आउटपुट देने का ही एक तरीका है। तो ये सारा सही आंसर है। लिस्प ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बनाया कौन, तो जॉन मैकार्थी। देखिए यही आदमी है जो एआई बनाया, ठीक है, और इन्हीं का है ये लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही बनाया। 27 नंबर, द एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट दे सोल्व द प्रॉब्लम इफ सीक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, बट डिसएडवांटेज इन दैट इज दे आर सीक्वेंशियल लिस्ट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा लिंक्ड लिस्ट। मतलब सीक्वेंशियल डाटा स्टोरेज में तो खैर ये हेल्पफुल है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि आप सीक्वेंस में ही एक्सेस कर सकते हैं, रेंडमली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि सीक्वेंस में डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये सीक्वेंशियल है। अब यहाँ पे कर रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप, टॉप का वैल्यू क्या होगा अगर कोई स्टैक है जिसका साइज 5 है। देखिए अगर कोई स्टैक है, तो स्टैक अगर इसमें कोई डाटा नहीं है तब टॉप का वैल्यू माना जाता है 0, लेकिन अगर ये फुल है तो टॉप का वैल्यू माना जाएगा 4, क्योंकि याद कीजिए ये 5 लेंथ का ही है। तो पॉसिबिलिटी है कि टॉप का वैल्यू 4 तक चला जाए, तो सही आंसर हो जाएगा सी। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 29 नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है कि ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, नोड का दूसरा नाम क्या है, वर्टिसेस, एंड लाइन सेगमेंट कॉल्ड आर्क और एजेस। तो जो भी ग्राफ होता है वो नोड होता है, उसमें क्या होता है, नोड का कलेक्शन होता है, और जो नोड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है ये वाला, इसे को बोलते हैं एज। 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है कौन टाइप नहीं है, तो सिंगल इंडेड क्यू ये टाइप नहीं है कोई, ठीक है। एक क्यू पे आया था, पता नहीं ये आया था कि शायद दूसरा आया था, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन था। 31 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी। देखिए बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम चाइल्ड दो ही हो, मैक्सिमम चाइल्ड क्या हो, दो ही हो, मिनिमम चाइल्ड एक हो सकता है, लेकिन शर्त इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैक्सिमम एक किसी का भी मैक्सिमम तो दो होगा, लेकिन मिनिमम इस तरह का कोई एक नहीं होगा। मतलब अगर एक नोड ऐड करना है तो वो हमेशा कहाँ ऐड होगा, राइट साइड में। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटा दें। हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, मैंने राइट बोल दिया गलती से। तो वही बोल रहा है द राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी। अगर एक भी नया, एक या दो अगर नया आपको ऐड करना है तो हमेशा शुरू कहाँ से करना है, लेफ्ट की तरफ से। तो राइट वाला खाली रहे चलेगा, लेकिन आप राइट में जोड़ दीजिए और लेफ्ट वाला खाली रहेगा तो ये बात नहीं चलेगा, ये बाइनरी नहीं कहलाएगा तब,
ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का मतलब है। अब यहाँ कह रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स दिखाना है, बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 32। ठीक है, चलिए 32 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहे द डिग्री ऑफ रूट नोड इज ऑलवेज जीरो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। दूसरा देखते हैं, द नोड्स डेट आर नॉट रूट एंड नॉट लीफ आर कॉल्ड एज इंटरनल। ये बात सही है। ये ट्री फिर से हम बनाते हैं, बार बार बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसी पे समझ लीजिए। देखिए, ये कहलाता है रूट नोड, इसको आर लिख देते हैं। और ये कहलाएगा लीफ नोड, ये जहाँ जहाँ हम एरो दे रहे हैं ये सब लीफ नोड कहलाएगा, ये भी लीफ नोड कहलाएगा। हालांकि ये तो गलत ही है, इसको हटा ही दीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी लीफ नोड कहलाएगा। तो अगर कोई नोड ना ही रूट नोड है ना ही लीफ नोड है तो बच गया, बीच में है, इसका मतलब वो, तो जो बीच में है तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल नोड। तो ये है ट्रू। तो देख लीजिए फॉल्स एंड ट्रू कौन आ रहा है। ये सब ट्री से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, डाटा स्ट्रक्चर का बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि एनी नोड इज द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड, मतलब एक रूट नोड है और यहाँ से इसका पाथ शुरू होता है, रूट से ही आ रहा है, तो ये नोड क्या कहलाएगा, ये वाला नोड क्या कहलाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया है, इसको फिर से मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि एनी नोड इज द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन ये रूट नोड से एक नोड निकल के आ रहा है, तो इस नोड के बारे में बात कर रहा है, इस नोड के बारे में बात कर रहा है। तो ये नोड कहलाएगा एंसेस्टर नोड। क्या कहलाएगा, एंसेस्टर नोड। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरह का बना देता हूँ। अगर हम इतना पे ही फोकस करें तो इसके लिए ये हो जाएगा एंसेस्टर। ये क्या होगा, एंसेस्टर। इसके लिए ये हो जाएगा एंसेस्टर, मतलब अपने से ऊपर वाला। चलिए 34 नंबर, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। कह रहा है कि ए नोड इज ए पेरेंट इफ इट हैज सक्सेसर नोड। सही बात है, मतलब कि अगर उसका सक्सेसर नोड रहेगा तभी तो पेरेंट कहलाएगा, मतलब उसका चाइल्ड नोड, चाइल्ड को ही बोलते हैं सक्सेसर। तो ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट है, सही बात है। दूसरा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। दूसरा, ए नोड इज चाइल्ड नोड इफ इट्स डिग्री इज 1। नहीं, गलत बात है। डिग्री का मतलब होता है उसके कितने बच्चे हैं। अगर इसका एक बच्चा है तो इसका डिग्री हो गया 1, इसकी बात कर रहे हैं जिसे अभी हम फिल कर रहे हैं। तो इसका डिग्री हो गया 1। अब अगर किसी का डिग्री 1 हो गया तो वो तो चाइल्ड नहीं रहा, वो तो अपने आप में पेरेंट बन गया। तो जिस नोड का डिग्री 0 रहता है वहीं रहता है चाइल्ड, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। करेक्ट, डैश इज नॉट एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लीनियर लिस्ट। देखिए ये सब ऑपरेशन है, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। अब इसमें कह रहा है कि लीनियर लिस्ट, लीनियर लिस्ट पे कौन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, तो नॉन ऑफ द एबव। सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि जो परफॉर्म नहीं होता हो। 36 नंबर, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक का एप्लीकेशन फंक्शन कॉल, सही है। ठीक है, लार्ज नंबर अरिथमेटिक, ठीक है, इसमें तो हमको लगभग सब सही लग रहा है, सब सही है। ठीक है, सब सही है। ठीक है, तो ये सारे में जो कि फंक्शन कॉल में भी स्टैक का यूज किया जाता है। लार्ज नंबर अरिथमेटिक, कोई अरिथमेटिक इक्वेशन है
उसको भी सोल्व करने में इसका यूज किया जाता है, तो इसमें लगभग सारा है। 37 नंबर, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना, टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वही उसी की बात हो रही है। आज ये 38 नंबर क्वेश्चन, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर। जब भी सेंट्रल की बात करें तो मार दीजिएगा स्टार। स्टार में ही सेंट्रल होता है, सेंट्रल स्टार में देखने को मिलता है। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जब भी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का बात करें तो बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसमें देखने को मिलता है। 40, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पानिंग स्टेट्स कंट्रीज। मतलब एक स्टेट में फैला हुआ है, पूरा कंट्री लेवल पे फैला हुआ है, तो इस तरह का वैन ही होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। 41, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग। जब बिल्डिंग की बात करें ना तो लैन कीजिएगा सही। जब भी बोले एक बिल्डिंग तक या एक कैंपस तक ही सीमित है तो बोलिएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा लैन। चलिए 42 नंबर, ठीक है। करेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन क्लास। कंस्ट्रक्टर का रोल, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सी प्लस प्लस में। तो ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम होता है कंस्ट्रक्टर को। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट बनाना और उसमें डाटा इनिशियलाइज करना। सही आंसर हो गया सी। करे कि वाई कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट इंस्टीड ऑफ ए फंक्शन इन इट डिफाइंड बाय द यूजर टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली बात है। आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर ना बना के आप डाटा इनिशियलाइजेशन के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, इनिट नाम या कोई और नाम का एक आपने फंक्शन ही बना दिया, और इस फंक्शन को काम दे देते हैं कि यही ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, तो किस में आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो हमेशा फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्टर में। इसमें फ़ायदा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर को बिना कॉल किए ही वो कॉल हो जाता है, लेकिन इसको तो आपको कॉल करना पड़ेगा। इसको आप कॉल कीजिएगा तभी जाकर ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू है, अंदर का जो भी डाटा मेंबर है, वो तभी इनिशियलाइज होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा नहीं होता, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। तो यही तो अंतर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या निकल के आता है। कह रहा है बिकॉज यूजर में फॉरगोट टू कॉल इन इट यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट लीडिंग। सही बात है। आप कई बार हो सकता है कि भूल जाएं, इसको कॉल करना भूल जाएं, लेकिन आप तो उसको भूल नहीं सकते क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। तो एक तो डिफरेंस आपका ये हो जाता है, ठीक है। बिकॉज यूजर में कॉल इनिट मोर देन वंस। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनिट फंक्शन को एक से ज़्यादा बार आप कॉल कर लीजिए, एक से ज़्यादा बार कॉल कर लीजिएगा तो वही हो जाएगा कि डाटा आपका ओवरराइडिंग हो जाएगा। तो ये तो नुकसान कर गया। तो ये भी थोड़ा सा एक नुकसान है इनिट फंक्शन यूज करने का। बिकॉज यूजर में फॉरगोट टू डिफाइन इनिट। हो सकता है कई बार आप इनिट फंक्शन में बनाना भूल जाए, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये सारा लफड़ा हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शन बना के किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। कह रहा है व्हाट इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको पकड़ने का मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, उसी तरह से पकड़िएगा। ये क्या होता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ही कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब आप चाहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा मेंबर है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सहारे इनिशियलाइज हो, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज वहाँ पे किया जाता है। तो आपको देखना होगा कि इसमें इस तरह की बातें कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए कहाँ है, तो कह रहा है कि द कंस्ट्रक्टर डेट अलाउ ए यूजर टू मूव डाटा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट
टू अनदर, तो इसका सही आंसर यही ए ही हो जाएगा। ठीक है, 44। एक सेकंड दूसरा भी देख लेना दीजिए पहले। कह रहा है ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विथ द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, बी नंबर सही है। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विथ द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू से पहले वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, वही बात कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ ए यूजर फॉरगॉट द टू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास, जब भी कंस्ट्रक्टर बनाना आप भूल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना देता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, वो कंस्ट्रक्टर खुद बना देता है कंपाइलर। ठीक है, 46। व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है क्लास के अंदर, तो डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बनाता है तो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नाम ही है डिस्ट्रक्टर, वो हमेशा डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रॉय, तो मान लीजिए इसका सही आंसर यही। चलिए 47 नंबर, कह को व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बनाना हो आपको तो कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है। जैसे कि ए आपका क्लास का नाम है, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर, लेकिन अब उसी में टाइल्ड सिंबल बस पहले ठोक दीजिएगा तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे बी, इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। देखिए देखने में लग रहा है ये भी, लेकिन इसमें सेमीकोलन डाल दिया गया है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 48। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ये हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं, एफ स्ट्रीम। 49 नंबर, ठीक है 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग यूजिंग द ओ एफ स्ट्रीम। देखिए जब भी ओ एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करके कोई फाइल को आप ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट मोड आपका ये हो जाएगा iOS SRO आउट। ठीक है, अब वहीं अगर क्वेश्चन में बोलता है आई एफ स्ट्रीम, सॉरी अगर क्वेश्चन में बोलता है आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, आई एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करके अगर कोई फाइल को ओपन करते हैं तब जाके आपका सही आंसर हो जाता है ये। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू सीक फाइल। देखिए सीक फाइल, सीक फाइल पॉइंटर जब आप पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में तो वहाँ पे ये 3 वैल्यू के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये 3, ये कोई नहीं होता है, तो यही हो गया आपका सही आंसर, ये कुछ नहीं होता है। इंड, कर, CUR, बिग। इंड क्या करता है, इंड में ले जाएगा फाइल पॉइंटर को, BEG क्या करता है, बिगनिंग में ले जाएगा फाइल पॉइंटर को, CUR क्या करता है, करंट में अभी जहाँ पे है वहीं पे रखता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा आसान सा MCQ लाने की कोशिश करेंगे इसके बाद। ठीक है।